गुड मॉर्निंग बच्चों, नवीन राजस्थान स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज से हम कक्षा 8th की ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं। बच्चों, इस ऑनलाइन क्लासेस में आपको सबसे पहले जो ध्यान देने की बातें हैं वो सुनिए। आपको मार्केट से पुस्तक परचेज़ करनी है। यदि आपने पुस्तक परचेज़ कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, और साथ के साथ आपको लेक्चर के एक A4 साइज़ की कॉपी भी बनानी है। आज हमारा पहला लेक्चर है, तो आपको A4 साइज़ की एक कॉपी बनानी है जो लगभग 200 सवा 200 पेज की होनी चाहिए। कॉपी में आपको जो भी लेक्चर के अंत में क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे वो गृह कार्य के रूप में आपको करने हैं। तो बच्चों, आज हम अपना जो फर्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं उसमें आपकी पाठ्य पुस्तिका का जो पहला पाठ है उसमें कविता के रूप में ध्वनि कविता दी गई है। अब ये जो कविता है ध्वनि का मतलब होता है बच्चों एक आवाज़, एक संगीत, एक ऐसा अनुमान जिसको हम अपने हृदय से अनुभव करते हैं। बच्चों, ध्वनि का मतलब है आवाज़ से। अब आप जैसे जैसे ये सामने पूरी कविता आपके बोर्ड पर अंकित है, जिसमें कविता पूरी तरह से रचित आपको दी गई है। अब आपको जो शब्दार्थ इसमें बताए जाएंगे वो शब्दार्थ बोर्ड पर लिखवा दिए जाएंगे। शब्दार्थ भी आपको कॉपी में करने होंगे। जब भी हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले उसका एक संक्षिप्त कवि परिचय या लेखक परिचय जो भी है वो हमें लिखना है। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम ध्वनि। तो ध्वनि से पहले हम जो इसके कवि हैं उसके बारे में संक्षिप्त रूप से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। बच्चों, आपको बता दूं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं इनका जन्म 1896 में बंगाल में हुआ था। ये बंगाल के रहने वाले थे और ये ऐसी अभूतपूर्व प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे कि जिसने इन्हें कई भाषाओं का अध्ययन करवाया। यद्यपि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी भाषा के साथ साथ मुख्य रूप से जो भाषाएं जानते थे वो बंगला थी, संस्कृत थी और अंग्रेजी थी। तो मुख्य रूप से 4 भाषाएं बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी कि ये बहुत अच्छे ज्ञाता थे। कहा जाता है कि निराला का जीवन काल बहुत संघर्षों में व्यतीत हुआ। जब ये मात्र 3 साल के थे तो इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब इन्होंने किशोरावस्था में कदम ही रखा था तभी इनके पिताजी भी चल बसे। गांव में एक ऐसी महामारी फैली कि इनके भाई, भाभी और इनकी पत्नी भी एक बच्ची को जन्म देकर उस महामारी के शिकार हो गए। लेकिन निराला ने अपने जीवन के इन संघर्षों से कभी हार नहीं मानी। बच्चों, इसीलिए इनका उपनाम पड़ा निराला। वास्तव में इनका नाम केवल सूर्यकांत त्रिपाठी है, जो इनकी उपाधि है वो है निराला। निराला का मतलब होता है अनोखा। तो इनको निराला यानी अनोखा इसीलिए कहा जाता है कि परिवार में इतनी मृत्यु और इतने कष्ट संघर्ष देखने के बाद भी इनका जीवन विचलित नहीं हुआ, और यही कारण था कि सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला उपाधि प्रदान की गई। बच्चों, इन्होंने छायावादी काल के अंदर लिखना प्रारंभ किया था। छायावादी काल जो था उसमें मुख्य रूप से जयशंकर प्रसाद, आपके सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा निराला के साथ के सहयोगी कहे जाते हैं। ये 4 स्तंभ छायावादी युग के रहे। ये छायावाद क्या है? हिंदी साहित्य में जिस प्रकार हिस्ट्री में आप पाषाण काल, मध्यकाल, उत्तर काल पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार हिंदी में भी आपके काल निर्धारित होते हैं कि आदिकाल है, मध्यकाल है, प्रगति काल है, उसी में छायावादी काल है, लेखक गद्य के अंदर, और उसी में कविताओं में वो प्रयोगवादी है। तो इस प्रकार से
निराला जो थे उनका जन्म तो छायावादी काल में हुआ था, लेकिन छायावादी काल से आगे बढ़ते हुए इन्होंने प्रगतिवादी काल में अपना पैर रखा और धीरे धीरे आगे बढ़े तो ये मुक्तक काल के अंदर पहुंच गए। अर्थात इन्होंने कई काल से प्रेरित होते हुए कविताओं की रचना की और इस प्रकार से छायावादी कवि निराला जो हैं उन्होंने मुख्य रूप से कई रचनाओं की रचना की, जिनमें अनामिका, परिमल और गीतिका आदि मुख्य रचनाएं कही जाती हैं। बच्चों, अब हम निराला द्वारा रचित जो कविता है उसका अध्ययन प्राप्त करेंगे। तो निराला ने जो कविता लिखी है वो है ध्वनि। और बच्चों, ध्वनि का मतलब होता है आवाज़। अब आपको ध्यान देना है कि ध्वनि जो है, इस ध्वनि का मतलब क्या है? आवाज़। अब आप कहेंगे आवाज़ क्या? कि किसी भी प्रकार से एक जोश या उत्साह के साथ उठाई गई आवाज़। तो यहाँ इस ध्वनि का मतलब है आवाज़ से। तो कविता में उन्होंने एक ऐसा जोश प्रकट किया है। ये कविता हमें आशावादी, जिजीविषा को बनाए रखने की प्रेरणा देती है। आप कहेंगे कि जिजीविषा शब्द क्या होता है? बच्चों, ये जिजीविषा शब्द का मतलब होता है जीवन जीने की इच्छा। मतलब ये कविता हमें क्या बताएगी कि जीवन के हर पल में हमको कुछ ऐसा सीखना चाहिए कि जीवन में हम कभी निराश ना हो। तो जीवन के किसी भी पल से निराश ना होते हुए, हर संघर्षों में आगे बढ़ते हुए हमें अपने जीवन की हर कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। तो ये कविता है ध्वनि। अब देखिए, ध्वनि यानी आवाज़ को हम पढ़ना शुरू करते हैं। कविता आपके सामने बोर्ड पर अंकित है। लिखा है, अभी न होगा मेरा अंत। कवि जो है एक उत्साह के साथ ये बात कहता है कि मेरे जीवन का अंत इतना सहज और सरल नहीं हो सकता है। कवि ऐसा क्यों कह रहा है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं हो सकता है? कवि ने ये बात इसलिए कही है क्योंकि अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी ना होगा मेरा अंत। कवि कह रहा है कि अभी मेरा अंत होना संभव नहीं है, क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन में मृदुल यानी कोमल, मृदुल यानी कोमल वसंत आया है। बच्चों, वसंत क्या है? वसंत एक ऋतु का नाम है। क्या है? ऋतु। वसंत एक प्रकार की ऋतु है और ये ऋतु क्या है? सब ऋतुओं की राजा। वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि अभी अभी तो मेरे जीवन में क्या आया है? वसंत आया है, इसलिए अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होने वाला है। अब देखिए बच्चों, वसंत जीवन में कैसे आता है? कहते हैं वसंत जो है वो जवानी का, जोश का, उत्साह का सूचक है। वसंत जो है वो जवानी का, युवावस्था का, एक उत्साह का, एक जोश का सूचक है। वसंत ऋतु जब प्रकृति में आती है तो प्रकृति का कण कण खिल जाता है। प्रकृति में नए नए फूल खिलते हैं। हर प्रकृति में खिला हुआ नया फूल एक नई सुगंध और एक नई उत्तेजना को व्याप्त करता है। उसी प्रकार से वसंत के आने से हरी हरी घास के बीच जब पीली पीली सरसों खिलती है तो ये धरती सुनहली हो जाती है। तो जैसे वसंत ऋतु के प्रकृति में आ जाने से एक नया जोश उत्पन्न हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से वसंत ऋतु जब जीवन काल में आती है तो इसका संकेत ये है कि आपका जीवन जो है वो युवावस्था से प्रारंभ हो गया है। वसंत को युवावस्था से जोड़ा जाता है। तो यहाँ वसंत ऋतु जो है वो युवावस्था से जुड़ी हुई है, इसलिए युवावस्था के जोश, उत्साह को प्रकट करने के लिए कवि ने यहाँ पर वसंत ऋतु का प्रयोग किया है।
हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। अब देखिए, गात का मतलब होता है, पात का मतलब होता है पत्ता, पात यानी पत्ता, और गात का मतलब होता है शरीर। फिर है कर यानी हाथ। वैसे बच्चों, कर शब्द के कई अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ जो कर शब्द का अर्थ है वो हाथ से है। कर का अर्थ सूंड भी होता है, कर का अर्थ किरण भी होता है। तो यहाँ जो कर का अर्थ है, कर का अर्थ टैक्स भी होता है, लेकिन यहाँ कर का अर्थ है हाथ से। तो निद्रित यानी सोई हुई, निद्रित यानी सोई हुई। निद्रित यानी सोई हुई। अब फेरूंगा यानी जैसे कि एक माँ एक बच्चे को सहला सहला कर सोते से उठाने का प्रयास करती है, सुलाती है तो भी सहला सहला कर सुलाती है, और वहीं उठाती है तो भी बड़ी कोमल सी आवाज़ में उसको सहला सहला कर उठाती है। प्रत्युष का मतलब है सुंदर उषा काल। अब बच्चे आप कहेंगे कि उषा काल क्या है? उषा काल का मतलब है प्रातः काल। उषा कहते हैं प्रातः काल को। तो यहाँ प्रत्युष का मतलब है प्रातः काल। प्रत्युष यानी प्रातः काल। मनोहर का मतलब होता है बच्चों सुंदर। मनोहर का मतलब होता है मन का हरण करने वाला, मन का हरण करने वाला, मन का हरण करने वाला। तो मनोहर का मतलब हो गया मन का हरण करने वाला, अर्थात सुंदर। तो सुंदर शब्द के लिए मनोहर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो मन का हरण करे वो मनोहर है। अब यहाँ पर हम जो बात मुख्य रूप से कही गई है वो क्या है कि कवि के जीवन में वसंत ऋतु का प्रारंभ हो गया है। कहने का तात्पर्य है कि कवि ऐसा मानता है कि उसके जीवन का अंत इतना सहज नहीं है, क्योंकि अभी अभी तो उसके जीवन में युवावस्था प्रारंभ हुई है। और बच्चों सभी जानते हैं कि युवावस्था एक जोश की, एक उत्साह की, एक ऐसे अवस्था की प्रारंभ होता है कि जिसमें हर काम को करने का एक ऐसी उत्तेजना हमारे स्नायु तंत्र में घूम रही होती है कि हमें लगता है कि हमें ये कार्य अभी कर लेना चाहिए। एक ऐसा ही जोश है जो कवि को इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अभी उसके जीवन में अंत नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके जीवन में युवावस्था की सुंदर क्रांति आ चुकी है। अब आगे कवि क्या कह रहा है कि हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। अब देखिए, पहले प्रकृति के अर्थ में है, फिर कवि के खुद के शरीर के अर्थ में है कि जैसे प्रकृति में वसंत आती है तो हरे हरे पत्ते खिल जाते हैं, हरे हरे ये पात, हरे हरे पत्ते खिल जाते हैं। डालियाँ कलियाँ और कोमल कोमल शरीर से, जब डालियाँ और कलियाँ जो है वो हरी हरी होती हैं तो बड़ी कोमल शरीर वाली होती है। कभी छू कर देखा हो तो ज्ञात हो जाएगा बच्चों कि वो नया नया पत्ता जो अभी अभी डाल पर खिला है बहुत ही कोमल होता है। कवि कह रहा है कि मैं ही अपना स्वप्न रूपी कोमल कोमल हाथ उन पर फेरूंगा, उन कलियों पर, उन डालियों पर अपना कोमल कोमल हाथ फेर कर मैं उन सोई हुई कलियों को जगा दूंगा। क्योंकि कवि ने स्वयं को वसंत माना है, मतलब वो युवावस्था जो कवि की प्रारंभ हुई है
वो वसंत की भांति है। तो कवि यहाँ कह रहा है कि मैं ही अपने कोमल हाथों से उन सोई हुई अलसाई हुई कलियों को, जो अभी आलस से युक्त हैं, मैं ही उन्हें जगाने का प्रयास करूँगा। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को कोमल हाथों के स्पर्श के साथ उठाती है, ठीक उसी प्रकार मैं भी उन सोई हुई कलियों को जगाऊंगा और जगाकर उन्हें वसंत का संकेत दूंगा। बच्चों, वसंत जो है वो एक बहुत सुंदर ऋतु है और इस सुंदर ऋतु में प्रकृति में हर जगह सुंदरता का ही आगमन हो जाता है। उसी सुंदरता के आगमन को यहाँ प्रकट किया गया है कि वसंत ऋतु का सुंदर आगमन ये बात स्पष्ट करता है कि किसी भी प्रकार से वसंत के आगमन पर जैसे प्रकृति सुंदर हो जाती है, वैसे जीवन काल में जब युवावस्था में वसंत प्रारंभ होती है तो किस प्रकार से हर कार्य को करने का एक जुनून, एक जोश, एक उत्साह हमारे हृदय में व्याप्त हो जाता है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं। अब कवि कह रहा है कि मेरे अंदर जब युवावस्था आ जाएगी तो मैं पुष्प पुष्प यानी फूल फूल से, अब पुष्प का मतलब है यहाँ पर फूल से, पुष्प यानी फूल, कि फूल फूल से मैं तंद्रालस, तंद्रालस का मतलब है बच्चों, तंद्रा का मतलब है नींद का आलस। तंद्रा पूरी तरह से नींद भी नहीं है क्योंकि नींद को तो निद्रा कहते हैं, लेकिन तंद्रालस क्या होता है, यदि हम इसको अलग अलग करेंगे तो साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें दीर्घ संधि है, तंद्रा आलस, अर्थात तंद्रा वो अवस्था है कि जब नींद होती भी नहीं है और फिर भी हम बिस्तर पर पड़े रहते हैं। बच्चों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वसंत ऋतु में एक ऐसी नमी होती है, एक ऐसी प्रकृति खुशनुमा हो जाती है कि ना तो बहुत अधिक सर्दी होती है, ना बहुत अधिक गर्मी होती है, कभी कभी वर्षा के छींटे भी गिरने लगते हैं। ऐसी अवस्था में हमको बिस्तर पर जागने के बाद भी एक ऐसी तंद्रा, एक ऐसा नशा छाया होता है जिससे हम बिस्तर से उठने की इच्छा होते हुए भी इच्छा को प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो ये तंद्रालस का मतलब है कि एक प्रकार का नींद से उठा हुआ नशा। तो एक प्रकार से आलस से युक्त, आप इसे लिख सकते हैं आलस से युक्त। तो जो भी आलस से युक्त है, कौन सा आलस? जो नींद से हमें जगा तो देता है लेकिन बिस्तर से उठने नहीं देता है। तो कवि कह रहा है कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा, लालसा यानी इच्छा, लालसा यानी इच्छा, कि फूल फूल से सोने की जो इच्छा फूलों में व्याप्त है वो लालसा कवि खींच लेना चाहता है। अर्थात वो कहना चाहता है कि प्रकृति में इतनी सुंदरता व्याप्त हो गई है, इतनी सुंदर प्रकृति दिखाई देती है, यदि फूल अभी तक सोए पड़े रहेंगे तो फिर प्रकृति का सुंदर दर्शन कौन करेगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि कह रहा है कि मेरे नवजीवन में, युवावस्था को उसने नवजीवन कहा है। नव यानी नया, नव यानी नया, सहर्ष यानी खुशी के साथ, खुशी खुशी, या खुशी के साथ। कि सहर्ष का मतलब क्या है? खुशी के साथ वो अपना सारे जीवन का जो अमृत है। अब बच्चों ये ध्यान देना है कि अमृत किसको कहा है। बच्चों, जीवन में जब हमें ऐसा लगने लगे कि हमें अब कोई भी मार नहीं सकता, अर्थात हमारे अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास जागृत हो जाए कि हम जीवन के हर कार्य में
सफल हो जाएंगे। हमारे जीवन का हर कार्य सफल होगा, क्योंकि हम में जोश है, एक उत्साह है। आगे बढ़ने की राह को हमने खुद अपने हाथों से बिल्कुल साफ कर दिया है। ऐसी जो व्यक्ति का जोश है, वो व्यक्ति इस बात को स्पष्ट कर देता है कि उसके जीवन में एक ऐसा अमृत है जो अब नष्ट होने वाला नहीं है। तो कवि जो है वो ये बात कह रहा है कि अपने नव जीवन के अमृत से वो किसको सींच देगा? हर पुष्प के अंदर जो एक आलस भरा हुआ है कि अभी अभी उस वसंत ऋतु के प्रभाव के कारण जो वो बिस्तर से उठ नहीं रहा है, ऐसे फूल को जो डालियों पर सोया पड़ा है, ऐसे फूल को वो आलस से युक्त होते हुए भी उसे आलस से बाहर निकालना चाहता है। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ पर बच्चों कि जवानी के द्वार पर प्रकट होते ही जो मनुष्य आलस्य से युक्त हो जाते हैं, जो मनुष्य आलस्य से युक्त होकर अपने जीवन में अपने आधे से ज़्यादा समय को सोने में व्यतीत करते हैं। जवानी सोने के लिए नहीं मिलती है, यद्यपि निद्रा बहुत आती है, लेकिन यहाँ कवि ने उन लोगों की ओर संकेत किया है कि जवानी के द्वार पर पैर रखने के उपरांत हमें अपना जीवन सोने में व्यतीत नहीं करना है। जिस प्रकार प्रकृति वसंत के आगमन से बहुत सुंदर हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जवानी में अपना कदम रखते ही हमारा शरीर जिस प्रकार बहुत सुंदर और कोमल कोमल पत्तियों से युक्त ऋतु जिस प्रकार सुंदर होती है, उसी प्रकार कोमल कोमल शरीर हमारा सुंदरता से युक्त हो जाता है। जहाँ एक मजबूती, एक कठोरता पुरुषों में आती है, वहीं कोमलता स्त्रियों में आती है। इस प्रकार से वसंत रूपी युवावस्था जब एक मानव के जीवन में कदम रखती है, तो वो यद्यपि आलस से युक्त होती है, लेकिन हमें उस अवस्था में आलसी नहीं होना चाहिए। मतलब कवि ये कहना चाहता है कि मैं अपनी युवावस्था के जोश से अपनी संपूर्ण प्रकृति में एक ऐसा उत्साह भर दूंगा कि वो अमृत के समान पुष्पों को अमर बना देगी। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वहाँ जहाँ अनंत। कवि कह रहा है कि मैं उन्हें ऐसा द्वार दिखा दूंगा जहाँ अनंत, यानी जिसका अंत ना हो। अनंत का मतलब है जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहा जाता है। तो कवि का यह कहना है कि मैं उसे अनंत के द्वार दिखा दूंगा। कहने का तात्पर्य है कि अनंत के द्वार अर्थात जो नष्ट नहीं होता, अर्थात प्रकृति की सुंदरता जो एक बार प्रकृति में व्याप्त होती है, तो ईश्वर का अनंत रूप वो अपनी प्रकृति को दिखाना चाहता है। कहने का तात्पर्य है कि कवि यहाँ पर अपनी संपूर्ण प्रकृति को और अपनी युवावस्था को इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि यद्यपि हमारे जीवन का सबसे स्वर्णिम काल, जो बहुत सुंदर काल है, वो प्रारंभ हो चुका है। इस जवानी के दौर को हमें सोने में व्यतीत नहीं करना है, बल्कि अपने जोश और उत्साह को प्रकृति के ऐसे सुंदर कार्यों में लगाना है कि वो सुंदर कार्य हमें अनंत काल तक याद रखने के योग्य बना दे। बच्चों, हर मनुष्य अपनी सुंदरता की वजह से धरती पर ज़्यादा समय तक अमर नहीं रह सकता है, लेकिन व्यक्ति जो अपने सुंदर कर्मों से अनंत काल तक याद किया जाता है। कहा जाता है कि कर्म मनुष्य के ऐसे होने चाहिए कि वो कर्म उस मनुष्य को इतना अमर बना दे कि फिर उन कर्मों के माध्यम से उसके जीवन में किसी भी प्रकार से निराशा न आए, और जीवन के वही कर्म उसे इतना आगे पहुंचा दे कि वो उन कर्मों को करते हुए सहजता के साथ अपनी संपूर्ण सृष्टि में अपना नाम अमर करते। तो यहाँ अनंत के दर्शन कराने का मतलब ये है कि वसंत रूपी जवानी जो कवि के जीवन में व्याप्त हो चुकी है, ऐसे कवि ने इस बात की ओर संकेत किया है कि वो प्रकृति को भी अनंत के द्वार दिखा देगा, अर्थात ऐसे कर्म करेगा
कि जैसे उन कर्मों का आदर्श प्रकृति को भी ये स्पष्ट करेगा कि उसे भी अपनी प्रकृति में ऐसे ही कर्म करने चाहिए। फूल को विकसित होना चाहिए और विकसित होकर अपनी खुशबू से सभी को आनंदित करना चाहिए। एक भंवरे को गुंजन करते हुए सभी को प्रसन्न करना चाहिए। कोयल का मधुर स्वर सभी के हृदयों को आनंदित करना चाहिए। इस प्रकार प्रकृति की वसंत ऋतु की सुंदरता को यहाँ पर स्पष्ट रूप से अभिव्यंजित किया गया है। बच्चों, इस कविता में कवि ने जो एक अन्य संकेत किया है वो ये है कि निराला ये बात कहना चाहते हैं, जिस प्रकार वसंत के आगमन से प्रकृति सुंदर हो जाती है, ठीक उसी प्रकार वसंत रूपी युवावस्था जब जीवन में प्रवेश करती है तो जीवन भी आनंदित हो जाता है। जीवन में उस समय हमें अपनी सुंदरता के आगे किसी और की सुंदरता दिखाई ही नहीं देती है। यद्यपि प्रकृति से अधिक कोई भी सुंदर नहीं है, फिर भी हम उस प्रकृति को देखते हुए अपने जीवन की सुसंगठित अपना शरीर जो है, उस शरीर की कोमलता, जहाँ पुरुष में वो शरीर कठोर और बल से युक्त शक्ति का परिचायक है, वहीं स्त्री के रूप में वो सुंदरता जो वसंत के रूप में आई है, बड़ी कोमलता और सुकुमारता को दिखाती है। तो बच्चों, वसंत यहाँ एक ऐसे जोश की ओर संकेत कर रहा है कि जिस प्रकार जवानी के आ जाने से फूलों में एक जोश उत्पन्न हो जाता है, ठीक उसी प्रकार वसंत रूपी युवावस्था जीवन में जब प्रवेश करे तो हमें उन पलों को सोते हुए ना व्यतीत करके, बल्कि जागते हुए अपने कर्मों से अपने रास्तों को इतना अच्छा बनाना चाहिए कि अनंत काल तक हमें इस सृष्टि में याद किया जाए। हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि हमारे कर्मों से लोग प्रेरणा लें और फिर इतने आगे बढ़ें कि हम अनंत काल तक अपने कर्मों से इस धरती पर याद किए जाएं। बच्चों, निराला ने यद्यपि बहुत सारी कविताएं लिखी थी, लेकिन उन कविताओं में मुख्य रूप से जो भी कविता उन्होंने लिखी, कहा जाता है कि उनका जो प्रिय विषय था वो था बादल। निराला ने, जहाँ आप पढ़ रहे हैं ध्वनि, कहने में ऐसा आता है कि जितनी भी कविताएं उन्होंने लिखी हैं उनमें मुख्य रूप से जो उनका एक बहुत, जैसे हर व्यक्ति को कोई ना कोई चीज़ बहुत पसंद होती है, जैसे कि मुझे पुस्तक पसंद है और मैं कविता लिखूं तो पुस्तक पर ही लिखती रहूं, ऐसे निराला को जो सबसे अधिक पसंद था वो था बादल। आप कहेंगे कि निराला को बादल से इतना प्रेम क्यों था? क्योंकि बादल जो है वो क्रांति का सूचक है। बादल एक ऐसी क्रांति है कि जब फटती है तो बरसती है। तो निराला ने यद्यपि जीवन काल में बहुत से संघर्ष देखे, संघर्षों को आपको बताया गया था कि बहुत छोटी उम्र में माँ का देहांत, फिर पिता का देहांत, फिर पूरे परिवार का महामारी में ख़त्म हो जाना, और उसी प्रकार एक छोटी सी बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करना और शादी कर देना, लेकिन कुछ समय के उपरांत ही उस बेटी का भी निधन हो जाना। ऐसे निराला ने अपने संघर्षों के साथ जीवन को जब काटा था तो उन्होंने अपने जीवन का आदर्श बना लिया था कि कभी भी संघर्षों से निराश होकर जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जीवन में निराशा ही हमारे पतन का कारण होती है। जो व्यक्ति अकेला आया है तो वो अकेला ही जाएगा। तो ये बात जब निश्चित है तो हम किसी के आने से और किसी के जाने से क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि ये निश्चित है कि जिस व्यक्ति ने इस संसार में जितनी सांसें ऊपर से लिखाई हैं, उन सारी सांसों को भोगने के बाद ही उसका अंतकाल निश्चित होता है। जब हमारा अंत निश्चित है तो क्यों ना हम जीवन में कुछ ऐसे कर्म करें कि उन कर्मों से हमें लोग सदियों तक याद रखें। इसीलिए कवि ने इस कविता का शीर्षक रखा ध्वनि। अब ध्वनि जो है वो एक आवाज़ है, और आवाज़ का मतलब होता है जोश से, एक उत्साह से। तो उत्साह यही बात प्रकट कर रहा है कि ध्वनि जो है वो किसकी ध्वनि है? कवि की ध्वनि है। किसकी ध्वनि है? वसंत की ध्वनि है।
किसकी ध्वनि है? प्रकृति रूपी, वसंत रूपी एक ऐसी युवावस्था की ध्वनि है जिस युवावस्था में देश के हर व्यक्ति में एक ऐसा जोश आ जाता है कि उस जोश के सहारे वो कठिन से कठिन परिस्थिति का भी डट कर सामना कर जाता है। तो बच्चों, यही जो ध्वनि है, इस ध्वनि में उन्होंने यही बात स्पष्ट की है कि वो प्रकृति रूपी कोमल कोमल कलियों को अपने हाथ से जगाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि वो अपने शरीर में कभी आलस्य नहीं आने देंगे। जैसे प्रकृति की वो कलियां हैं, वैसे ही उनका शरीर भी युवावस्था रूपी वसंत से व्याप्त हो चुका है। जैसे कलियों पर किसी प्रकार से मुरझापन का कण नहीं दिखाई देना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से कवि के सौंदर्य से युक्त शरीर पर भी ऐसा कोई रूप नहीं आना चाहिए जो ये कहे कि कवि यद्यपि युवा तो हो गया है, लेकिन उसमें वो जोश नहीं है जो जोश एक देश के वासी में होना चाहिए। बच्चों, आप कहेंगे कि हर युवा होने वाले देशवासी में एक जोश होता है। बच्चों, कितने ही लोग हैं जो युवावस्था में देश की सीमा पर अपने देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं, तैनात हो जाते हैं। 18-20 साल के वो बच्चे जो बड़े बड़े एग्ज़ाम देकर देश की सीमा की रक्षा करते हैं, क्यों इतनी उम्र में उनको वहाँ भर्ती किया जाता है? क्योंकि इस उम्र की शुरुआत एक ऐसे उत्साह से होती है कि हमें खून में एक ऐसा उबाल होता है कि वो खून हमें कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देता है। तो ऐसी ही प्रेरणा से भरा हुआ ये ध्वनि कविता जो दी गई है, इस ध्वनि कविता में जोश, उमंग, आशा और जिजीविषा की ऐसी स्फूर्ति भरी हुई है कि जो हमें ये प्रेरणा देती है कि जीवन के कठोर परिश्रम को झेलते हुए, कठिनता को झेलते हुए, कष्टों को झेलते हुए, संकटों का सामना करते हुए हमें किसी भी प्रकार से घबराना नहीं चाहिए। और जैसे ये कवि कहता है कि अभी न होगा मेरा अंत, वैसा ही हमें सोचना चाहिए। यदि हर पल हम यही सोचते रहेंगे कि हमको भी एक दिन मरना है, हमको तो एक दिन मरना ही है, तो ऐसा सोचने वाले व्यक्ति तो हर पल मरते हैं। जीवन में सोचना क्या चाहिए कि अभी ना होगा मेरा अंत, अर्थात अभी तो अनंत काल तक मुझे अपनी प्रकृति की, अपनी देश की, अपने देशवासियों की इस प्रकार से सेवा करनी है कि उस सेवा से सदियों तक, अनंत काल तक मुझे याद किया जाता रहे। और यही संकेत देते हुए उन्होंने अलग अलग 3-4 पैराग्राफ में ये बात स्पष्ट की है कि जिस प्रकार कोमल वसंत हर 9 महीने के बाद में देश में आता है और अपना पड़ाव दिखाकर ये बात स्पष्ट करता है कि समय बीतने पर यद्यपि मैं चला जाता हूँ, लेकिन पुनः आता हूँ। ठीक उसी प्रकार से जीवन में वसंत एक ही बार आता है, लेकिन आप प्रकृति नहीं हैं कि आपके जीवन में वसंत पुनः आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जीवन में जो वसंत, जो जवानी का संकेत कर रहा है, उस युवावस्था के संकेत के रूप में जो वसंत आपके जीवन में एक बार ही आया है, उस वसंत का सही सदुपयोग आपको करना ही चाहिए। और उस सदुपयोग का सही तरीका क्या है कि आपको अपना जीवन देश की सेवा में, समाज की सेवा में, उन दीन दुखियों की सेवा में, उन कमज़ोर असहाय पशुओं की सेवा में जो बोल नहीं सकते और जो बहुत दुखी हैं, शोषित हैं, ऐसे देश की सेवा हमें करनी चाहिए। बच्चों, देश की सेवा करने वाले नौजवान केवल देश की सीमा पर रक्षा करने वाले ही नहीं होते हैं, बल्कि वो सभी भारतीय व्यक्ति देश के सेवक हैं जो हर पल, हर क्षण अपने मन से, अपने कर्मों से इस प्रकार से देश की सेवा करते हैं कि कहीं भी दुखी व्यक्ति दिखाई दे और हमने किसी भी रूप में यदि उसकी सहायता कर दी तो यही सच्ची देश सेवा होती है। तो बच्चों, ये ध्वनि जो है ये आपकी, हमारी और संपूर्ण देश की आवाज़ है। ये उन देशभक्तों की आवाज़ है जिनमें जवानी वसंत के रूप में प्रवेश कर चुकी है।
वसंत जिस प्रकार एक समय के बाद व्यतीत हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जवानी भी एक समय के बाद व्यतीत हो जाती है। हमें अपनी जवानी को अर्थात हमारी युवावस्था को ऐसे ही बेकार सोने में व्यतीत न करते हुए अपने कर्मों से अपने देश को गौरवान्वित करना चाहिए। तो कवि हर पैराग्राफ में यही बात कह रहा है कि अपने अंदर ये भावना ऐसे कूट कूट के भर लो कि अभी ना होगा मेरा अंत, अर्थात मुझे अभी मरना नहीं है। जब हम ये सोचेंगे कि इतनी जल्दी हम मरने वाले नहीं हैं, ना कि उन निराश व्यक्तियों की तरह ये सोचना कि ना जाने कब मृत्यु आ जाए। यदि ऐसा ही सोचते रहेंगे तो मृत्यु हर पल आपको डराएगी। जीवन में केवल यही सत्य स्वीकार करें कि अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है। तो बच्चों, ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संघर्षों भरे जीवन की ओर संकेत तो करती ही है और ये स्पष्ट करती है कि वो स्वयं निराला क्यों हो गए, क्योंकि उन्होंने कष्टों का डटकर सामना किया और जीवन में निराशा को कभी अपना जीवन आधार नहीं बनने दिया। तो बच्चों, आज आपकी इस कविता को पढ़ने के उपरांत जो गृह कार्य के प्रश्न हैं उनको नोट कीजिए। गृह कार्य में आपको पहला प्रश्न कवि परिचय करना है। जो कवि परिचय मैंने आपको समझाया है वो कवि परिचय आपको सबसे पहले लिखना है और कवि परिचय लिखने के साथ साथ उनका साहित्यिक परिचय भी देना है। जो 3-4 आपको कृतियाँ मैंने बताई हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका, तो वो कविताएं भी आपको बतानी हैं, ये संग्रह बताने हैं। उसके बाद में आपको इस कविता का भी संक्षिप्त परिचय उसमें देना है, जो परिचय आपको सुनाया गया है। उसके उपरांत जो शब्दार्थ मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखाए हैं ये भी कॉपी में लिखने हैं। तो आज मुख्य रूप से आपके 2 ही प्रश्न हैं कि आपको कवि परिचय और उसका साहित्यिक परिचय करना है, और दूसरा प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तिका के जितने भी शब्दार्थ हैं और अन्य शब्दार्थ जो बोर्ड पर अंकित हैं, ये शब्दार्थ आपको कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद।